हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये है 30 दिसंबर का जो है पेपर हुआ था, जो ऑनलाइन शिफ्ट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, क्योंकि जब मैंने मॉर्निंग में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी 30 दिसंबर का ही था। तो आपने खुद बोला कि हाँ, वो क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट लगे हैं। तो ज़रूर वो क्लास करना जिसने नहीं किया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी। टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको क्लासेस जो हैं, जब भी आपके पास टाइम हो, मान लीजिए अगर आपके पास सुबह में समय नहीं है तो आप शाम को देख लीजिए, रात में देख लीजिए। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। एंड प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है, कि आपकी तैयारी जो है अब अच्छे एक लेवल पे आ गई है, कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जो है स्कोर कर रहे हैं। एंड आप सभी की तरफ से एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि कोई मेरे से ये कहता है कि आप बस हिंदी में कराइए, क्योंकि हिंदी में ही सब ज़्यादा लोग कराते हैं। कोई मेरे से बोलता है कि आप इंग्लिश में कराओ, क्योंकि हमें हिंदी नहीं समझ में आती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको मिक्स करके बताऊंगी, ना तो हिंदी वाले को दिक्कत होगी ना ही इंग्लिश वाले को, क्योंकि बस हिंदी में ही कराऊँ ये भी पॉसिबल नहीं है, और बस इंग्लिश में ही कराऊँ ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, इतने तो आप समझदार हैं ही, कि जितने भी बच्चे होंगे, क्योंकि जब मैं बहुभाषिकता बोलती हूँ कि आपको हर एक लैंग्वेज को जो है रिस्पेक्ट देनी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब हिंदी में ही समझे या सब इंग्लिश में ही समझे। तो बीच का रास्ता निकालते हैं। हिंदी के कुछ जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होंगे उसको मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें यह है कि स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक जो है कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे कि गिनतारा लाता है, डाइस ब्लॉक, जैसे कि 1 रुपीज़ 10, 100 के नकली मुद्रा नोट नहीं आते थे जो चूरन वगैरह में मिलते थे वो। तो उपरोक्त स्थिति में अध्यापक जो है डाइस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है। अब देखो, आपको हिंदी वाले को इतना आइडिया हो गया होगा ना, तो इंग्लिश में से क्या इसमें टफ है? बस यही तो है कि प्लेस वैल्यू आपको बताना है। एक टीचर जो है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा है, तो उसने क्या किया कि वैरायटी ऑफ मटेरियल इनटू हर क्लासरूम लाइक अबैकस, डाइस ब्लॉक्स एंड करेंसी। मतलब उसने प्लेस वैल्यू को उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू पढ़ाने के लिए वो अबैकस लेके आया, डाइस ब्लॉक एंड करेंसी, जो नकली नोट आते हैं। तो विच प्रिंसिपल ऑफ डाइस थ्योरी इज द टीचर रेफरिंग इन द अबव सिनेरियो। तो टीचर जो है डाइस थ्योरी का कौन सा इसमें से यूज कर रहा है, बेसिकली यही पूछा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें क्या चीज़ यूज हुआ है, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। अगर डाइस की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, अदरवाइज नोट कर लेना कि जब भी आपको प्लेस वैल्यू क्लास में पढ़ाना है, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, और अगर आप अलग अलग तरह की जो है सामग्री ला रहे हो, चाहे कि गिनतारा हो, मतलब एबाकस जिससे एक बच्चा जो बहुत आराम से कैलकुलेशन कर सकता है, डाइस ब्लॉक और ये नकली मुद्रा नोट, तो अध्यापक जो है बोधात्मक परिवर्तनशीलता जो नियम है उसका आश्रय ले रहा है। अब ये बोधात्मक क्या होता है तो देख लीजिए। परसेप्चुअल, जैसे हम बोलते हैं ना कि वेरिएबल होता है, वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। परसेप्चुअल का मतलब क्या होता है? परसेप्चुअल का मतलब कि कोई भी चीज़ आप मान लीजिए ये ला रहे हो, गिनतारा ला रहे हो, डाइस ब्लॉक, तो सबका जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सब डाइस ब्लॉक से ही सीखेंगे, सब नकली मुद्रा नोट से ही सीखेंगे। तो आपने सारी जो भी सामग्री हो सकती थी आपने वो जो है उपलब्ध करा दी, और इससे आराम से बच्चा जो है डाइस की जो थ्योरी है, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको 2 से 3 बार आपको बता दिया और समझ गए होंगे। और ये इनकी थ्योरी ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 47। त्रुटियां मतलब मिस्टेक्स जो हैं, जो गलती हम करते हैं, गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये पता नहीं कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया होगा कि गलती बच्चा करता है, चाहे आप टीचर हो आप भी गलती करोगे। गलती करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीख नहीं रहे हो, आप जो है फेल हो रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणित के कॉन्सेप्ट्स है उसका निर्माण कैसे किया है। तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। जो मैं कई बार करा चुकी हूँ उसको उतना नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आप सब स्टार्टिंग से जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए 48। छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में, ठीक है। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? मतलब एक जो टीचर है ना, उसने क्या किया, एक कॉमन एरर मिल रहा है,
टीचर को कि वी ऑफन एनकाउंटर व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू ऐड टू फ्रैक्शंस इज दे ऐड द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर सच अ मिसकंसेप्शन. तो इस मिसकंसेप्शन का ये भी मैंने कई बार कराया है. ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप खुद सोचिए कि अगर बच्चा जो है बार बार ये गलती करे कि वो अंश को अंश में जोड़ दे और हर को हर में, तो ये क्या होता है? अंश हर तो आपको पता होगा ना. मान लीजिए ये 8/9, तो ये क्या है? अंश है. और ये क्या है? हर है. तो वो अंश को अंश में जोड़ देता है और हर को हर में. इस भ्रांति का क्या संभावित, ये मिसकंसेप्शंस क्यों हो रहा है बार बार एक बच्चे के द्वारा? क्यों? क्योंकि उसने जो चीज़ें सीखी हैं वो सभी पर लागू कर दे रहा होगा. अगर उसने मान लीजिए मैथ्स में कुछ सम्स करना सीखा होगा तो वो उस रूल को क्या कर रहा है? हर जगह लगा दे रहा है. उसे ऐसा लग रहा है कि जोड़ना ही तो है, क्योंकि प्लस का मतलब उसे पता है कि प्लस का मतलब ऐड करना होता है. तो ये इसी वजह से हो रहा है. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. योग में सीखे गए तथ्यों का समानीकरण भिन्नों पर लागू करना. वो क्या कर रहा है? उसने जो योग मतलब उसने जो एडिशन सीखा है उसको भिन्न पर भी लागू कर दे रहा है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. यहाँ पर भी देख लीजिए, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स लर्न इन एडिशनल बीइंग अप्लाइड टू फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शंस में भी इसको अप्लाई कर रहा है. तो यही होता है इसका. बाकी ये देख लीजिए, संकल्पनात्मक उसकी कॉन्सेप्ट में कमी है. नहीं, कॉन्सेप्ट तो उसने समझ ही लिया ना एडिशन का, उसका ध्यान नहीं है क्लास में, ये भी नहीं होगा. और शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना, ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हर जगह वो वही क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है. अब ये हमारा 49, छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है. कौन सा कार्य है ये आपको बताना है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखिए मैं बता ही देती हूँ इंग्लिश में, तो थोड़ा सा बस आप कोऑपरेट कीजिए सो दैट हर स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो. फॉर्मेटिव टास्क टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है. आंकड़ों के संग्रहण का मतलब डाटा कलेक्शन. तो सबसे अच्छा इसमें से कौन सा काम होगा, यही पूछ रहा है. कक्षा में आप डिस्कशन करिए, वर्ग पहेली मतलब पहेली से आधारित, भूमिका अभिनय रोल प्ले करिए, या फिर सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना. सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना को इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लीजिए, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट. और यही सबसे बेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डाटा जो कलेक्शन है उस वो चाहते हो बच्चे को समझाना. तो उसका असेसमेंट के लिए आप सबसे बेस्ट क्या करोगे? सर्वेक्षण पर आधारित मतलब उसी पर अगर आधारित परियोजना, उसी पर आधारित प्रोजेक्ट अगर आप करोगे कि इस प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपने दिया, ठीक है, और उसी को बोलोगे कि इसका क्या करो, ये मुझे बताओ. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक बार ये क्वेश्चंस आया भी हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया है कि एक टीचर ने एक बच्चे से बोला कि तुम्हारे घर के आसपास में है जो भी घर हो वहाँ पर ये पता करो कि कितने बच्चे जो हैं मैथ पढ़ते हैं. 5 क्लास के बच्चों का बोला था, 5 क्लास के बच्चे जो हैं कितने मैथ पढ़ते हैं, और लड़कियों का, इनका मुझे वो संग्रहण दो, मतलब आंकड़ा बताओ. तो वो क्या कर रहा था वहाँ पे, वो बेसिकली वो उसको सिखा रहा था बच्चों को इसी के थ्रू डाटा कलेक्शन. तो वो क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के थ्रू उसने बच्चों को सिखा दिया. तो बस इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. सर्वेक्षण पर आधारित, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, जिस पर आधारित हो आप वैसा क्या करो, बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो. ऑप्शन नंबर 3. अब ये हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन. प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुत तरीकों से सहायक हो सकता है. जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनको, जो मैथ के एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें बहुत कई मल्टीपल वेज हैं जिसमें आप उनको बिजी रख सकते हो. जैसे कि क्या है, अब ये आपको सही बताना है कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप बच्चों को बिजी रख सकते हो. पहला क्या लिखा है, छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने, अमूर्त मतलब जो सामने ना हो, फॉर्मल जो कि आपको पता ही है, अन्वेषण करने मतलब खोज करने, और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है. बी देखिए, समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है. और ये आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये क्यों व्यस्त रखना बहुत तरीकों से सहायक हो सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा है, छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है. संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है. अब आपको मैंने एक वर्ड बताया था, अन्वेषण करना. क्या अन्वेषण पॉजिटिव है या नहीं, ये बताइए. अन्वेषण जो है वो पॉजिटिव है हमेशा. मैंने आपको एक वो उसमें लिखा भी हुआ है, जो टैग वर्ड भेजा हुआ है, तो ये तो एकदम कंफर्म है कि ये होगा. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बच्चों को खोज करने या फिर उनको जो परिकलन, जो रणनीतियाँ हैं उसको सीखने के आप बच्चों को अवसर प्रदान कर रहे हो. और अवसर अगर आप प्रदान कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है. ए तो होगा ही. तो जहाँ जहाँ ए नहीं है पहले इसको काट देते हैं सो दैट आंसर मिले. यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है. देखो 2 आंसर आपके खत्म हो गए. अब बचा है ए, सी और डी में से कौन सा होगा.
चलिए देखते हैं। सी देखते हैं, छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। यस ऑफ कोर्स, बहुत अगर आप बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज़ कराते हो तो बच्चों को क्या होती है, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनका सोचने का तरीका, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो सी तो होगा ही। बट डी देखिए, संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, सर्व एज अ टूल फॉर समेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये आप ईयरली एंड हाफ ईयरली करते हो। सो ए राइट है एंड सी राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51। ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यामिति, मैंने आपको टॉपिक बताया ही था, मैथ में कंफर्म है इसे क्वेश्चंस आना, और देखिए पूछा भी हुआ है कई बार। तो क्यों, जो ज्यामिति है आप उसको मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्षेत्र मानते हैं और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि, चलिए पढ़ते हैं, सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि यह समझने में सरल है। बिल्कुल भी नहीं कि सब बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं इस वजह से। दूसरा देखिए, ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें बच्चों को खेलने का समय मिलता है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है, ये भी नहीं। एंड 4 देखिए, ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। यस। और मैंने एक चीज़ आपको ट्रिक्स बताई थी कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा, पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव वाला बड़ा टिक करना, नेगेटिव में पूछा है तो नेगेटिव वाला, बस कॉन्टेक्स्ट समझ लेना। और 100% जो है बड़े वाले आंसर वो राइट होते हैं, बस वो सही वे में होना चाहिए। तो देखिए यही होगा। एक्सपीरियंस इन ज्योमेट्री हेल्प इन लर्निंग। बच्चा एक्सपीरियंस करता है तो सीखता है, विजुलाइज करता है मैथमेटिक्स को, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट दैट आर यूजफुल इन डेली लाइफ, जो उसके दैनिक जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये हमारा 52, और ऐसे ही लेंदी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देखो, सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है। जैसे कि आप इसको देखिए, पहला है कि 23 + 46 ऐसे उसने यूज किया है। फिर ये देखिए 20, मतलब 20 में 3 जोड़ा है, फिर 40 में +6, देन आंसर तो लेकिन सेम आया है ना, बस उसने क्या किया, यहाँ पे टेक्निक अपनी चेंज कर दी है। और यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है कि मतलब हर हाल में आंसर 69 आएगा। देखिए आंसर हमारा कांस्टेंट है, उसने मेथड्स बार बार चेंज किए हैं। यहाँ पर देखिए 23 + 46, तो 20 + 3 40 + 6, देन इसने क्या किया है 20 40 यहाँ पर कर दिया, एंड 3 + 6, तो देखिए 60 हो गया, +9 हो गया। मतलब हमको हर हाल में क्या करना है, आंसर सेम लाना है, मेथड अलग अलग। ये क्या है, ये डाइवर्जेंट, इस तरीके को मैंने आपको बताया, ये है डाइवर्जेंट तरीका कि आप जो है एक क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से बच्चा सॉल्व कर सकता है। तो उसने ऐसे ऐसी चीज़ें जो है सिखाने के लिए यूज किया है, ये सारी चीज़ें यूज की है। अब यहाँ पर देखिए आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है अत्यंत उपयुक्त है। अब ये देखिए सीटेट यही करता है, हर बार आपको सबसे बेस्ट वाला बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर पेडागोजी। स्टेटमेंट तो सारे सही हैं बट आपको सबसे बेस्ट वाला बताना है, और 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से सबसे बेस्ट जो है यही निकालना है। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, वह केवल गणितीय संचारण पर बल दे रही है। पहली बात तो केवल आ गया, तो ये आंसर तो वैसे भी सही नहीं होगा। ये ट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि केवल वो गणितीय संचारण पर, गलत है, केवल नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। ये हमें सही लग रहा है। वह बहुल विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रही है, मतलब मैं मल्टीपल वे में अगर आपको समझाऊं तो मैं आपको कन्फ्यूज्ड कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रश्न को हल करने के लिए वह अधिक समय व्यर्थ कर रही है, मतलब मैं आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मैं इसको कई मल्टीपल वेज में समझाऊं, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपका समय वेस्ट कर रही हूँ, जो कि गलत है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे और हर इंसान इंडिविजुअल होता है, हर इंसान को समझने का, समझाने का तरीका अलग होता है। तो क्या आपको लगता है कि मैं आपका समय वेस्ट करती हूँ? तो ये भी गलत है
क्योंकि सब बच्चे एक जैसा कभी भी नहीं सीख सकते हैं, तो आपको मल्टीपल मेथड्स में समझाना है, मल्टीपल वे में समझाना है हर बच्चे को। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज राइट कि वो गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। इससे क्या होगा, एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे की डेवलप होगी, ठीक है। ऊपर से बहुत से बच्चे जो है वो, आपने भी देखा होगा मैथ्स की क्लास में होता था कि एक टीचर आपको 2-3 बता देगा, फिर बोलेगा देखो तुम्हें जिसमें समझ में आए वो करो। तो आप में से बहुत से लोग ये बोलते भी होंगे कि हाँ ये वाला मेथड मुझे ईजी लग रहा है, मैं यही करूँगा। बहुत से लोग बोलते हैं ये वाला मेथड मुझे ईजी लग रहा है, मैं यही करूँगी। तो बस वही है, तो ये है इसका राइट। अब चलिए हमारा ये 53 क्वेश्चन। कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है। 4 कंचे वो क्या गई, हार गई। उसके पास 7 कंचे बचे हैं, अभी भी बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद सोचो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और ये बहुत पूछा जाएगा इस बार। योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का है, मतलब कॉन्टेक्स्ट में है। खुले सिरे वाले प्रश्न है, ओपन एंडेड जो होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड 4 है व्याकरण पर संदर्भात्मक प्रश्न का। तो चलो एक बार इसका देखते हैं 53। एक बार मैं आपको इसका इंग्लिश भी बता देती हूँ। इन अ गेम्स ऑफ मार्बल्स रेनू लॉस्ट 4 मार्बल्स, ठीक है। सी इज लेफ्ट विद 7 मार्बल्स, 4 वो हार जाती है, 7 उसके पास बचे हैं। विद हाउ मेनी मार्बल्स डिड सी स्टार्ट द गेम, उसने कितने से स्टार्ट किया होगा। ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कॉन्टेक्चुअल है, ओपन एंडेड है, मल्टीपल है, एंड कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस ऑन सब्सट्रैक्शन है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप सभी को 2 क्वेश्चन का जो है ना लगेगा कि हाँ यही सही होगा, और वो कौन सा है, ये ओपन एंडेड। क्योंकि ओपन एंडेड का मतलब होता है कि जहाँ पर आपको अपना दिमाग खोल के सोचना पड़े। आप बहुविकल्पी को तो काट दोगे, ये तो 100% मुझे पता है, ये इसको काट दोगे। ये व्याकरण पर भी, इसे भी आप काट सकते हैं, बट इन दोनों में बहुत से लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं आपको आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों, क्योंकि ये योग पर मतलब ये जैसा इसने क्वेश्चन पूछा है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में है। ये खुले सिरे वाले प्रश्न नहीं है। खुले सिरे वाले प्रश्न आपने, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि मैं आपसे अगर बोलूं कि तुम मुझे जो है 5 ऐसे ग्रुप्स बताओ जो कि 7 से जो है पूरी तरह डिवाइड हो। यहाँ पर उसने सब कुछ हिंट दे दिया है, क्वेश्चन पूछ दिया, उसने सिर्फ यही पूछा है कि उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, बट इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है, ये है ऑप्शन नंबर 1, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस ऑन एडिशन। ये एडिशन बच्चों से करवा तो रही है, बट कॉन्टेक्चुअल है, मतलब इसके संदर्भ में है। तो योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का, और सीटेट ने भी इसे आंसर सही माना था। उस टाइम पे बहुत से लोग ऑप्शन नंबर 2 करके आए थे, और सब टीचर्स जो कोचिंग वाले वो भी बताए थे, बट सही हुआ था यही। तो सीटेट में यही होता है, फाइनल आंसर की जो सीटेट की होती है वही वो लोग मानते भी हैं। देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन है। हम सास्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। वेयर डू वी यूज सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम आप जो है कहाँ पर यूज करते हैं, ये ऐसा पूछा है। तो देखिए आप किस लिए करते हैं, क्या आप डाटा के परिमापन के लिए, या फिर उसके प्रमाणीकरण के लिए, कोणों को मापने के लिए, एंगल्स को मापने के लिए, या फिर दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, या फिर हिंदी अरबी संख्याओं को लिखने के लिए। तो आज से याद रखना, सास्टिक पद्धति सेक्साडेसिमल जो होता है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, कोणों को मापने के लिए, एंगल्स को मापने के लिए। 54 का ऑप्शन नंबर 2। मैथ की पेडागॉजी हो या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट की, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हैं सही, ये आपको भी अच्छे से पता होगा। देख लीजिए खुद कितने अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे हैं। कक्षा 1 और 2 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा है। तो देखियो, अब मान लीजिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, और जिसे बिल्कुल भी ना समझ में आया, अगर उसने ऑप्शन नंबर 3 को भी सही कर दिया तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। एक तो मैंने आपको बताया सबसे बड़े वाले ऑप्शन सही होते हैं, प्लस ये पॉजिटिव वे में है, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में गणित के बारे में बताया है कि आपको कैसे सिखाना है, रटंत अधिगम पर जोर देना है, गलत है ये। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक, ये केवल वर्ड जो आ गया ना, इस वजह से ये गलत हो गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ संकलित करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। और ये लिखा है कि गणित को पढ़ाना ही नहीं चाहिए 1 और 2 में। देखा आपने, 3 सही हो गया। और ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप किसी भी विषय को, भाषा हो, कला हो, पर्यावरण अध्ययन, सबको क्या करो, एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाओ। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे और सीखते भी हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट।
देखिए यहाँ पे लिखा इंटीग्रेटेड। ये इंटीग्रेटेड वर्ड जो है ना पॉजिटिव है, नोट कर लेना हमेशा। इंटीग्रेटेड वर्ड कहीं पर भी आए तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। अब ये देखिए 56, रचनावादी कक्षा कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास होता है वहाँ पर दशमलव के गुणन का परिचय, दशमलव का जो है उसके गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है। अत्यधिक उपयुक्त इसका मतलब सबसे बेस्ट बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे बेस्ट देखते हैं वो क्या हो सकता है। अब ये है, इसमें दो जो है ऑप्शन पहला चौथा ये बड़ा है, बट हमको देखना होगा कि पॉजिटिव में क्या है। किसका है, दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए, दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। यस ऑफ कोर्स, मैंने कई बार बताया है, पूछा हुआ है कि ग्राफ की जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके मल्टीप्लिकेशंस को आप किस पर शो कर सकते हो, तो ग्राफ पेपर पे। तो ये तो एकदम सही है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणज करना। पहले आप क्या करो, दशमलव को भिन्न में परिवर्तित कर दो, देन आप करो नहीं। दशमलव को पूर्ण संख्या में परिवर्तित करो, होल नंबर्स में, देन करो। या फिर 4, औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना, उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रिका देना। ये तो वही काम आ गया जो पहले से चला आ रहा है कि हल कर दो, अब बच्चों को होमवर्क दे दो। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आप किस पे करवाओगे बच्चों को, ग्राफ ग्रिड का उपयोग करके, वहाँ से आप उनको मल्टीप्लिकेशन सिखाओगे। ग्राफ पेपर कई बार पूछा हुआ है, हमेशा ये भूलना मत, डेसिमल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ग्राफ का यूज़ करोगे। अब ये हमारा है 57। 57 में प्रतिशतता मतलब परसेंटेज की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की एक चर्चा। आप क्या कर रहे हो कि त्योहार फेस्टिवल का चैप्टर पढ़ा रहे हो, ठीक है, वेदर का, उसमें आप बिक्री और छूट का ऐसा टॉपिक आ गया है। तो ये जो प्रतिशत है ना, परसेंटेज, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए इस पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया है। तो क्लास में अगर इस टाइप का डिस्कशन हो तो क्या कहेंगे उसको, ये क्यों किया जा रहा है, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं। वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायता होती है कि बच्चे जो है वाद विवाद कर सकें, इसके लिए। या फिर दूसरा, छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। ये क्या करता है कि एक दूसरे के विचार को बच्चा सुन सकेगा आराम से, फिर अपना तर्क दे सकेगा, उस मतलब तर्क देगा नहीं, उसको प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये क्या करेगा, उसकी वाचन कला में मतलब बोलने की जो स्किल्स है उसमें बढ़ोतरी करेगा। तीसरा है, इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर मचेगा और दूसरे की शांति भंग होगी। ये तो गलत है, शोर तो होना ही चाहिए। जिस क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वो क्लास में अधिगम नहीं होता है। 4 देखिए, छात्रों की कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। एंड दिस इज राइट। अगर आप कोई भी चीज़ को ना क्लास के बाहरी दुनिया से जो है रिलेट करके पढ़ाते हैं, उससे बच्चों में जो है कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये है इसका इंग्लिश में। अब हमारा ये है 58। बच्चों के गणितीय चिंतन के असेसमेंट के लिए इसमें से सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन क्या है, ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छा आप कैसे उनका असेसमेंट कर सकते हो। तुम ये क्या करो, 4.25 में 0.5 को हल कर दो। क्या ये सबसे बेस्ट है बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस के लिए, गणितीय चिंतन के लिए, कि गणित में भी तो बच्चा सोचता है। ये देखिए 58 में लिखा है कि यदि एक फल की कीमत जो है इतना किलोग्राम है तो आप 0.5 किलोग्राम के लिए कितना खर्च करेंगे। ये तो सिंपल है, आराम से निकाल लेगा। दूसरा देखिए, यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। या फिर 4.25 को 0.5 से गुणा करने की मानक कलन विधि की व्याख्या कीजिए। मानक कलन तो वैसे भी गलत हो जाता है, मानक कलन मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए ये जो स्टैंडर्ड वर्ड होता है यही गलत कर दिया इसको, क्योंकि मानक का मतलब सबके लिए एक ही हो। सबके लिए एक कैसे हो सकता है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। तो देखो ये तो होगा नहीं, पहले इसको पहले काट देते हैं। और ये भी नहीं होगा कि तुम इसको हल कर दो। कन्फ्यूज़न किस में बचेगा, इन्हीं दोनों में बचेगा। इन दोनों में से सबसे बेस्ट आप खुद सोचिए कि एक फल की कीमत है, फल की कीमत इतना है तो आप 0.5 kg के लिए कितना खर्च करेंगे। ये तो बहुत आराम से निकल जाएगा। इसमें उसको सोचना नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचिए, क्या यहाँ पर उसको चिंतन करना पड़ा, सोचना पड़ा? नहीं, यहाँ पे बच्चे को सोचना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि 4.25 को 0 से 1 के बीच, मतलब 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से, वो संख्या उसे नहीं पता है, तो बच्चे की यहाँ पर सोच उसको लगानी पड़ेगी, उसका जो थिंकिंग है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसमें एकदम आराम था, वो आराम से कर लेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आखिर 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा करना है तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक होगा, स्पष्ट करो। तो यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग लगेगी, लॉजिक है उसको लगाना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकी संख्याओं के व्याकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Which of the following activity teacher can use for class 2 children to teach about subtractions of one digit number? वन डिजिट नंबर का आपको सब्सट्रैक्शन सिखाना है बच्चों को। तो ये आप कैसे करोगे? डिजिट आपको पता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप उसको क्या करो, व्याकलन का मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाना, उसको पढ़ाने के लिए एक अंकी संख्याओं का, वन डिजिट नंबर का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। क्या उपयोग करेंगे चलिए देखते हैं। 6 बिंदु बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और उनमें से 2 बिंदु पर गोला बना देना, मतलब इस पर हम गोला बना देंगे। फिर बचे हुए, ये जो बचे हुए हैं, बचे हुए से बिंदुओं को गिनने के लिए कहना, बच्चा खुद से गिने कि ये क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार है। तो यह गतिविधि वो समान प्रकार के उदाहरणों से, समान प्रकार के उदाहरण मतलब आप कोई नंबर भी लिख दीजिए, पहले बिंदी पे सिखाइए, बिंदु पे, फिर ऐसे 1 2 ऐसे लिख दीजिए, फिर बच्चे से बोलिए इसको पढ़ो, तो बोलेगा ना वंस, टेंस, 100, 1000, ये कराइए। और आपको सिखाना है क्या है, व्याकरण। दूसरा क्या लिखा है कि 6 - 2/4 आप क्या करो, श्यामपट्ट पर लिख दो और बच्चों को उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहो। ये शायद बहुत सबसे जो है ऐसी, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर अपना काम तो आसान कर लेता है बट बच्चा कुछ नहीं सीखता है। गलत। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे सभी सवालों को जोर से पढ़ने के लिए कहती है। वही मैंने आपको बताया कई बार कि आप आराम से बैठ जाइए, बच्चों को बोलो कि तुम टेबल पढ़ो, वो टेबल पढ़ता रहेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही सेम यही है, ये भी गलत हो जाएगा। 4 देखते हैं। शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे 17 - 8, 14 - 2, 12 आदि अभ्यास करने के लिए देती है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, एक्टिविटी करानी है। और सबसे बेस्ट एक्टिविटी यही है कि आप पहले उन बच्चों को क्या करो, बिंदु पे सिखा रहे हो, फिर बच्चे से कह रहे हो, आपने ऐसे गोला बनाया, फिर बच्चा इतने को पढ़ेगा, फिर उसके बाद से आप कहोगे यहाँ तक पढ़ाओगे बच्चे को, देन आप कोई नंबर्स दे दोगे, फिर वहाँ से बच्चा जो है खुद से करेगा। एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो एक्टिविटी के थ्रू, तो यहाँ तो बच्चा सीखेगा ना वन डिजिट के सब्सट्रैक्शन को, और ये यूज़ करेगा। टीचर को बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को समझाने में। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। रेहाना जो है वो एक टीचर बनना चाहती है गणित की, बहुत अच्छी। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ ऑल सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ, हिंदी, ईवीएस, और आप में से बहुत से लोग, आपको पता होगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से समझा लेती हूँ। ये तो क्योंकि ये तो समझने वाले पे डिपेंड करता है, बट मैं अपना बेस्ट देती हूँ। तो वैसे ही वो भी है, वो बहुत अच्छी टीचर बनना चाहती है। टीचर तो है ही बट बहुत अच्छी टीचर। तो उसमें से, इन सब में से क्या होना चाहिए उसके अंदर? पहला देखते हैं, छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, ये होगा। या फिर दूसरा, संकल्पनात्मक समझ, गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, या फिर सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ये नहीं होगा कि आप जो है, मैं अगर आपको हमेशा कहूँ कि तुम इसे याद कर लो, जहाँ पर याद करने वाली चीज़ें होती हैं मैं वहाँ बताती हूँ। हर जगह कभी भी याद करने को प्रमोट नहीं करना चाहिए, गलत होगा। मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता। मानसिक गणित मतलब हम लोग ऐसे बैठे बैठे रहते हैं, कभी बोलते हैं ना कि इसमें से 12 को इसमें से डिवाइड कर दो, इसमें प्लस कर दो। क्या ये करना चाहिए? इससे ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चे ज़्यादा समझेंगे। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द स्किल्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मैथ ओलंपियाड्स, conceptual understanding and ability to relate the content of mathematics with real life। जो टीचर आपको एकदम अच्छे से उस कॉन्सेप्ट समझा ले, जो भी कॉन्सेप्ट, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊँ, ये एबिलिटी हो मेरे अंदर कि मैं आपको कोई भी चीज़ जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाऊं, तो यही सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है एक टीचर की। कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो, अगर वो आपको अच्छे से समझा रहा है, कोई भी चीज़ समझाने के लिए किसी चीज़ का आप एग्जाम्पल ले रहे हो, वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हो, वैसे ही अगर उसके अंदर एबिलिटी है तो वो टीचर क्या है, बहुत अच्छे होते हैं। और एक अच्छी अध्यापिका के लिए उसमें यही चीज़ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। तो ये थे आज की क्लास। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आपके एक लाइक कर देने से अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब आगे और भी आप सभी के लिए और भी मेहनत करनी है। तो
तो क्लासेस रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, सारे क्लासेस टेलीग्राम पे मैं भेज देती हूँ, एंड प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहो, आपका सीटेट जो है ज़रूर क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।